हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3। इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 हम देख चुके हैं, पूरे 100 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उस टेस्ट में, आप भी जरूर दीजिएगा और अपने नंबर शेयर करिएगा। आपको पूरा जो टेस्ट है ये यूनिट 3 का, वो बहुत अच्छे से आराम से बैठ के पेन कॉपी लेके सॉल्व करना है। जितने ही अच्छे नंबर आपके इस टेस्ट में आएंगे उतना ही ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके कम गलत होंगे क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जब आप टेस्ट दें तो बिल्कुल पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ दें। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, क्योंकि अगर आपके कम नंबर आते हैं तो वहीं से थोड़ा सा साइकिल चालू हो जाती है डिमोटिवेशन की, कि याद नहीं हो रहा, बन नहीं रहा है। इसीलिए आराम से बैठ के, बिल्कुल 2 घंटे बहुत टाइम होता है, और आप आराम से पेपर सॉल्व करिए और अपने आंसर अगर मन करे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा यूनिट 3 का टेस्ट। सबसे पहला है सत्य कथन बताइए। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। द मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। रेडक्लिफ लाइन फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है मैकमोहन और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, यहाँ पे लिखा है रेडक्लिफ और यहाँ पे लिखा है भारत और चीन। आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा गलत कर दिए गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं। रेडक्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के मध्य है। तो आपका जो सत्य कथन हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों कथन क्या है, आपके असत्य हैं। ठीक है, आई होप आपका उससे यह बन गया होगा। हाँ, आंसर टिक करते टाइम गलत मत करिएगा, आपको ये मतलब देखना है कि वहां पे सत्य कथन आपको बताना है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नई दिल्ली, कानपुर, शिमला या हैदराबाद? तो याद रखिएगा, कानपुर के लोगों को दाल बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम वही दाल पे रिसर्च कर रहे हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान, याद रखिएगा। ठीक है, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं दलहन पे, कानपुर में। फिर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ज्वालामुखी प्रसुप्त, ये आपका प्रसुप्त है, प्रसुप्त अवस्था में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज ऑफ इंडिया इज इन द डोरमेंट स्टेट में है? ठीक है, आपको भी पता है एक्टिव स्टेट है, डोरमेंट स्टेट है। तो हमारे भारत में डोरमेंट स्टेट में कौन सा ज्वालामुखी है, आपको ये बताना है। बैरन आइलैंड, नारकोंडम ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, कोयल ज्वालामुखी या टारसा ज्वालामुखी वोल्केनो? तो ये है आपका नारकोंडम वोल्केनो, याद रखिएगा, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम वोल्केनो, जो कि क्या है, भारत का प्रसुप्त डोरमेंट क्या है, ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। नारकोंडम कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एस्टैब्लिश्ड? इसको कैसे याद करना है आपको? इंदिरा गांधी से रिलेट करके। ये कब हुआ था? 1984 में। 84 वैसे भी हम इंदिरा गांधी से रिलेट करते हैं, तो 1984 में एनएसजी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसकी स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे कि बॉर्डर से रिलेटेड या ऐसे आपके मतलब सुरक्षा गार्ड कहाँ पे कौन से तैनात है, इनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। आपको सारे बिल्कुल क्लियर रखने हैं। बीएसएफ कहाँ पे रहती है, चीन वाले इलाके में कौन सी आपकी आर्मी है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर रखनी है। कथन है इसमें भारत के पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। मतलब जो आपका पूर्वी वाला है वो पश्चिमी वाले की अपेक्षा क्या है, अधिक चौड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है, आराम से पढ़ना है। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान के अधिक चौड़े होने का जो मुख्य कारण है, यहाँ का जो मुख्य कारण है वो नदियों द्वारा डेल्टाओं का निर्माण है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी, ये आपका एस्चुरी है, एस्चुरी का निर्माण करती है। द मेन रीजन फॉर वाइडनिंग ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय द रिवर्स, वेयर एज रिवर फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी फॉर्म, यहाँ पे ये है एस्चुरीज। ठीक है, तो आपको भी पता है नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये सब क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं जो इधर जा रही हैं। इधर वाली जो है आपकी वो सारी की सारी क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही है। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। तो आपको बताना है इसमें से सत्य कथन, सत्य कथन नहीं बताना, मतलब ये कथन कारण वाला जो आपका आंसर है वो है, मतलब स्टेटमेंट वाला, कंक्लूजन वाला। आपका जो कथन ए है वो सत्य है और जो आर है कारण
वो सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। स्टेटमेंट की आर जो है वो कंक्लूजन सही व्याख्या करता है। दूसरा होता है दोनों सही हैं लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है, ये वाला जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा हो गया आपका ए सही है लेकिन आपका जो आर है वो गलत है। चौथा हो गया आपका ए गलत है और आर सही है। आपको बताना है यहाँ पे सत्य कथन। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि बड़े होते हैं, कथन कारण वाले होते हैं, बहुत आराम से आपको सॉल्व करना है। पहला कि हमारा जो पूर्वी तट है वो क्या है, चौड़ा है, ये तो बिल्कुल आपका सही है, तो ए तो सही हो गया, आपको ये पता चल गया कि ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका क्या है ए सही है। दूसरी बात, ये जो आर है ये चौड़ा कम है, यहाँ चौड़ा क्यों ज्यादा है, क्योंकि नदियों का डेल्टा है, यहाँ क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे एस्चुरी बनाती हैं नदियां, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ये क्या हो गया आपका पहला, कथन ए और आर दोनों सही है, उसके अलावा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सत्य कथन बताना है, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कुद्रेमुख है। द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न सह्याद्री इज कुद्रेमुख। कुद्रेमुख केरल में स्थित है, कुद्रेमुख इज लोकेटेड इन केरल। सत्य कथन बताना है, तो पहला तो ये याद रखिए, कुद्रेमुख जो है आपका दक्षिणी सह्याद्री, यहाँ बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में ये आपका जो रीजन है वो सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री में अलग अलग हम पीक्स देखते हैं, तो दक्षिणी सह्याद्री जो है उसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है कुद्रेमुख। आपने पढ़ा है कुद्रेमुख कहाँ पे आता है, कर्नाटका में, तो ये केरल में नहीं आता है। आप जब पढ़ेंगे खनिज वगैरह वहां पे भी आप कुद्रेमुख का नाम पढ़ेंगे। तो सत्य कथन बताना है, ये हो गया आपका केवल एक सत्य है, ठीक है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में उच्च लवणता का रिकॉर्ड करता है, क्योंकि अरब सागर, ठीक है, ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से क्या करता है, अधिक उच्च लवणता, हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल, बिकॉज रिकॉर्ड करता है। क्यों? अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर और ताजे पानी की कम प्रवाह को प्रदर्शित करता है। द अरेबियन सी एग्जिबिट हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कम आ रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये क्या है, अधिक संलग्न भूमि है, मतलब अरेबियन सी हैज मोर इनक्लोज्ड लैंड। अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल की अपेक्षा तो हमारा अरेबियन सी क्या है, थोड़ा इनक्लोज्ड है। उसके अलावा अरब सागर में उथला पानी है, अरेबियन सी हैज शैलो वाटर, बहुत शैलो वाटर है। उसके अलावा इसमें अधिक वर्षा होती है, अरब सागर में अधिक वर्षा होती है। मोर रेनफॉल ऑकर्स इन अरेबियन सी। आपको बताना है कि अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा लवणता ज्यादा क्यों है, सैलिनिटी क्यों ज्यादा है, तो ये है आपका आंसर फर्स्ट। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वाष्पीकरण की उच्च दर है और साथ ही साथ यहाँ पे जो ताजे पानी का इन्फ्लक्स है, जो नदियां हैं वो बहुत कम है। आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ बहुत सारी नदियां और बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे आपको कम सैलिनिटी मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में कम लवणता मिलेगी ना, तुलना में हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। अब समुद्र तो है तो लवणता सैलिनिटी तो मिलेगी, लेकिन तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अलवर के निकट अरावली पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज द अरावली माउंटेन नियर्स अलवर नोन। मुल्यानगिरी, मारवाड़, जग्गा या हर्षनाथ। हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके अरावली की। अरावली, ठीक है, ये इतना ज्यादा मतलब इरोड हो चुका है कि इस न्यूज में आता रहता है कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको जो राजस्थान का रेगिस्तान वाला एरिया है वो एक्सपैंड हो सकता है और ज्यादा राजस्थान में और अलग राज्यों में भी। तो याद रखिएगा अरावली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैली हुई है, बहुत लंबे है ना, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक जाती है। तो यहाँ पे पूछा हुआ अलवर वाले इलाके में क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं आपका हर्षनाथ। याद रखिएगा अलवर में बोलते हैं अरावली को हर्षनाथ पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अल नीनो। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है। ये समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है। दिस क्रिएट्स इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। यह भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देता है। दिस कॉजेस डिस्टॉर्शन इन द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ओवर यहाँ पे पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है। यहाँ पे है reduces the water temperature of the Peruvian coast। हम पेरू वाले कोस्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा है। इसके अलावा इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ फिश इन द सी रिड्यूसेस। आपको बताना है कौन सा प्रभाव नहीं है अल नीनो का।
तो यहाँ पे अल नीनो जब आप पढ़ेंगे तो इसको आपको सीधे सीधे रिलेट करना है कि भाई जो पेरुवियन आपकी करंट है, कोल्ड करंट है, तो पेरू में क्या होता है, ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे कोल्ड करंट वो क्या हो रही होती है, वहां पे उसकी जगह गर्म पानी आने लगता है, तो यहाँ पे जो है ना तापमान कम होने लगता है। ये तो आपका गलत लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, ये आपका जो है पेरू तट का तापमान कम कर देता है, ये आपका क्या है, गलत है। पेरू तट का तापमान ज्यादा कर देता है, कम करता है मतलब और ठंडा कर रहा है ना, हम ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, तो पेरू तट का जो तापमान है वो ज्यादा कर देगा, ये क्या है, अल नीनो का प्रभाव होता है ना, याद रखिएगा। तो कम नहीं करता है, तापमान क्या करता है, ज्यादा कर देता है, मतलब वो जो पानी है वो ठंडा है, वो उसको क्या कर देगा, थोड़ा ज्यादा गर्म कर देगा, और उस गर्मी की वजह से आपका पूरा का पूरा सर्कुलेशन बिगड़ता है और अल नीनो प्रभाव होता है। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थोरियम प्रोड्यूसिंग नेशन। थोरियम भंडार मुख्यतः केरल से प्राप्त होता है। थोरियम रिजर्व आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम केरल। असत्य कथन बताना है, टेल द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला, ये विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम हमारे यहाँ है, बिल्कुल सही है। दूसरा, केरल मेन आपका क्या है, थोरियम भंडार राज्य है, ये भी सही है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है असत्य कथन, तो असत्य होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉल्स स्टेटमेंट कोई नहीं। मलकानगिरी पठार कहाँ स्थित है, वेयर इज मलकानगिरी प्लेट्यू लोकेटेड? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या उड़ीसा? प्लेट्यू वाला पोर्शन आपके सिलेबस में ऐड है, तो आपको मलकानगिरी पठार कहाँ है ये पता होना चाहिए। मलकान कहाँ है, याद रखिएगा ये उड़ीसा वाले इलाके में है। मलकानगिरी, मलकाना कहाँ दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं उड़ीसा में। ठीक है, एक आपका बघेली वर्ड है मलकाना, उससे आपको ये रिलेट हो सकता है आराम से। सरहिंद नहर रावी नदी पर स्थित है। सरहिंद कैनाल इज लोकेटेड ऑन रावी रिवर। यह नहर पंजाब में स्थित है। दिस कैनाल इज लोकेटेड इन पंजाब। हमें बताना है सत्य कथन, ट्रू स्टेटमेंट। पहला जो है सरहिंद रावी पे स्थित नहीं है, ये सतलज पे स्थित है। याद रखिएगा ये सतलज नदी पे है, सरहिंद सतलज पंजाब में स्थित है, ये बिल्कुल आपका सही है। सत्य कथन हो गया केवल 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सत्य कथन केवल 2। लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम किस पठार में पाया जाता है? आयरन, कोल, मिका, कॉपर, यूरेनियम आर फाउंड इन विच प्लेटू? आपको भी पता है ये सारी चीजें कहाँ पाई जाएंगी, सिर्फ एक ही जगह है, कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहां पे आपको मैक्सिमम जो है क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे। लोहा मिलेगा, कॉपर मिलेगा, कोयला मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर कहीं पे खनिज है तो वो आपका है छोटा नागपुर पठार। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व के किस स्थान पर है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी में आपको भी पता है इंडिया बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। अभी हम मतलब हमने टारगेट भी बहुत बड़े बड़े रखे हैं। अभी हम किस पोजीशन में हैं, तो याद रखिएगा हम 5th पोजीशन में चल रहे हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो वर्ल्ड में इंडिया किस पोजीशन में है सोलर एनर्जी में, तो 5वें नंबर पे। ठीक है, त्रिशूल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? त्रिशूल माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालय? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आपको बताना है त्रिशूल पर्वत। याद रखिएगा जब आप डिटेलिंग पढ़ेंगे हिमालयंस की, चाहे वो ग्रेट हिमालय पढ़े, चाहे फिर मिडिल, फिर उसके बाद शिवालिक वगैरह, तो आपको छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, वो भी पढ़ना है। तो आपका जो त्रिशूल है, याद रखिएगा त्रिशूल कहाँ पे चला रहे हैं? ये हम कुमायूं वाले इलाके में चला रहे हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय त्रिशूल चला रहे हैं हम वहां पे। ठीक है, त्रिशूल पर्वत श्रेणी याद रखिएगा। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी क्लस्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाला एक सेक्शन है, वहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्लस्टर याद रखिएगा कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा आपको पवन ऊर्जा के क्या मिलेंगे? बहुत ज्यादा पंखे मिलेंगे। दून और द्वार घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर दून एंड द्वार वैली फाउंड? महान और मध्य हिमालय के बीच, तो ग्रेट हिमालय और ये आपका मिडिल हिमालय। ये मिडिल हिमालय और लघु हिमालय, ये आपका एक्स्ट्रा जो है ये हो गया। एक्चुअली ये सेम ही है, लघु को ही हम क्या कहते हैं? मिडिल हिमालय भी कहते हैं, तो ये आप हटा दीजिए ऑप्शन। फिर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, तो आपका जो मिडिल वाला है, मिडिल हिमालय और किसके बीच? शिवालिक के बीच, या फिर शिवालिक और
महान मैदान जो ग्रेट प्लेन है उसके बीच क्या हमको बताना है, दून और द्वार घाटियां, दून और द्वार वैलीज जो हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, ये वैलीज कहाँ पे आती हैं? तो याद रखिएगा ये आपको मिलेंगी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। दून जो घाटियां हैं उसी के आप देखेंगे नाम के पीछे दून लगा रहता है, ये द्वार लगा रहता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो ये हो गया आपके लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। सत्य कथन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। रिहंद नदी गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है रिहंद नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन रिहंद रिवर। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। आपको सत्य कथन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा रिहंद जो नदी पर क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको डैम मिलेगा, बिल्कुल सही है। उसके अलावा ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की, ये भी बिल्कुल सही है। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, और वैसे भी आपको पता है कि जरूरी नहीं सारी चीजें आपको पता हो, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से भी अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, असत्य कथन बताना, याद रखिएगा यहाँ पे असत्य कथन, फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, फॉल्स। सबसे पहले बाबा बुदान की पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित हैं। बाबा बुदान हिल्स आर लोकेटेड इन कर्नाटका। इन पहाड़ियों में लौह एस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन दीज हिल्स। आपको बताना है असत्य कथन, याद रखिएगा, ट्रू नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो पहला बिल्कुल सही है, बाबा बुदान आपको कर्नाटक में मिलेगा, और यहाँ पे लौह अयस्क आयरन ओर मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। आपका हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन क्या है हमारे सत्य हैं, तो असत्य इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बनता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपको आराम से देखना है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। और फिर ऐसा मत करिएगा कि आपने पहले आंसर गलत सोचा, फिर जब मैंने आंसर बताया तो आपको लगा हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मुझे पता था आंसर क्या है, आपके उसमें नंबर कटेंगे, है ना, वो क्वेश्चन आप अपना गलत ही काउंट करिएगा। फिर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य का है। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। सत्य कथन आपको बताना है, तो ये तो बिल्कुल सही है, दिल्ली में सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी मिलेगी। लेकिन राज्यों की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये क्या है आपका बिहार। आप बिहार जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो बिहार में क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है राज्यों में। यूनियन टेरिटरी यूटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2, क्योंकि पहला जो है वो तो हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। द स्टेट विद हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा मेघालय में क्या है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और मेघालय के बाद अरुणाचल में हुई है। ठीक है, अरुणाचल, तो ये हो गया मेघ के बाद हुई है अरुण के बाद हुई है आपके बिहार। मतलब यहाँ पे बिहार में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन बात करें कि डिकेडल ग्रोथ जो है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि किसमें है, तो मेघालय में है, अरुणाचल में, फिर बिहार का नंबर आता है। तो हो गया 1, तो ये कैंसिल 1 के बाद 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। नीलगिरी और अन्नामलाई किस दर्रे द्वारा अलग होते हैं? नीलगिरी एंड अन्नामलाई आर सेपरेटेड बाय विच पास? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट या सेनकोटा घाट? याद रखिएगा ये है आपका पाल घाट। आपको हर एक घाट, थाल घाट, उसके अलावा भोर घाट, सेनकोटा घाट, किन किन लोगों को कनेक्ट करता है, किन किन लोगों को अलग करता है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी, अन्नामलाई, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट या अलग कर रहा है कौन सा दर्रा? आपका पाल घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट पास। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? गंगा, यमुना, महानदी या दामोदर? तो हीराकुंड किस पे है? हमारी महानदी पे, महानदी हीराकुंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट? हमें क्या बताना है, ईस्टर्न घाट का कौन सा हिस्सा नहीं है? जवादी या जवाड़ी, शिवरॉय, नल्लामलाई या अन्नामलाई? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अन्नामलाई की जब बात करेंगे तो ये आपके पूर्वी वेस्टर्न घाट, हमें याद रखना है पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं हम। ईस्टर्न घाट का क्या है, पार्ट नहीं है, तो ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है आपका अन्नामलाई।
ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी में आके मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अन्नामलाई, अनाईमुडी। भारत का जनसंख्या घनत्व 381 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 381 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यह जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना की तुलना में अधिक है। दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ 2001 सेंसस। असत्य कथन बताना है। तो पहला तो हो गया कि जो आपका 381 है तो ये गलत है, 382 है व्यक्ति पर्सन प्रति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आपको 382 लोग दिखेंगे, तो पहला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा जो है कि डेंसिटी जो है 2001 से ज्यादा होगी, तो आपको भी पता है पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो सीधी बात है पहले जनसंख्या गणना तो कुछ भी रहा हो 2011 में तो बढ़ा ही होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और असत्य कथन बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो ये हो गया आपका केवल 1। फिर निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र पठार का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र? प्लेट्यू, गोदावरी घाटी, बालाघाट पठार, राजमहल पर्वत और महादेव उच्च भूमि। यहाँ सबसे पहले दिमाग जाएगा बालाघाट पठार पे कि भाई बालाघाट तो मध्य प्रदेश का है, वहां कहाँ पहुंचा। लेकिन याद रखिएगा एक बालाघाट प्लेट्यू जो है आपको महाराष्ट्र वाले इलाके में भी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा गोदावरी वैली वहां पे है ही, महादेव उच्च भूमि भी वहां पे। ये जो आपका राजमहल पर्वत है ये ईस्टर्न साइड का है ना, झारखंड साइड का है आपका राजमहल पर्वत, याद रखिएगा। तो राजमहल जो है ये आपके महाराष्ट्र पठार का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में नहर सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन? तो कैनाल इरिगेशन में अभी तक भारत में सबसे टॉप में कौन सा राज्य चल रहा है? तो महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? ये है आपका यूपी। याद रखिएगा यूपी में सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं अभी नहर के लिए। ठीक है, तो नहर सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वैसे भी वहां पे आपको क्या मिलेगा? नदियों का डेल्टा मिलेगा, आराम से नदियां जो हैं वो पानी लाएंगी, एक्यूफर्स वगैरह होंगे, पानी आराम से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे नहरें आराम से बना दी गई हैं। ठीक है, महान मैदान के किस भाग में नदियां विलुप्त हो जाती हैं? विच पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स डू रिवर्स डिसअपेयर? आपको पता है कि जब आपके हिमालय वाले सेक्शन से नीचे आती हैं नदियां, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े जो अपने जितने भी भार अपने साथ लेके चल रही होती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, वो यहाँ पे छोड़ देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी नदी का पानी है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर है तो बह के नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ दूरी के लिए इन पत्थरों के कारण जो आपकी नदी है वो विलुप्त हो जाएगी, वो नीचे मतलब नीचे बहेगी इन पत्थरों के। तो ऐसा ऊपर से देखने से लगेगा कि यहाँ पे नदी है ही नहीं, विलुप्त हो गई है। तो कहाँ है ये? याद रखिएगा भाबर, तराई, भांगर, खादर, ये है भाबर में। ठीक है, ये आपका क्या है, भाबर एरिया है, जहां पे क्या हो जाता है, पत्थर ऊपर आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो नदियां खुद बहाकर लाती है, क्योंकि स्पीड कम होगी तो अपने साथ जितना एक्स्ट्रा सामान लेके चल रही थी वो वहां यहाँ पे उतार देंगी, तो यहाँ पे जो है आपका क्या बनेगा, भाबर बनेगा। ठीक है, जहां पे जो आपकी नदियां हैं वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, वर्तमान में कच्चा तेल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? विच स्टेट ऑफ इंडिया करेंटली रैंक फर्स्ट इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन? क्रूड ऑयल में अभी कौन आगे निकल गया है? तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, ये है आपका राजस्थान। राजस्थान में आप कई नई नई माइंस पढ़ेंगे, मंगला हो गया, ऐश्वर्या हो गया, तो कुछ अभी नई मायने इसमें खोजी गई है राजस्थान में, वहां से लगातार काम चल रहा है। तो अभी जो क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल का प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? राजस्थान पे, पहले नंबर पे पहुंच गया है आपका राजस्थान। फिर निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार? अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक बैरन पीक, नारकोंडम पीक, सैडल पीक या डंकन पीक? याद रखिए ये आपका है सैडल पीक। सैडल काफी ज्यादा सैड दिखते हैं लेकिन रहते नहीं है। सैड अंडमान निकोबार की क्या है, ये है आपकी चोटी, सर्वोच्च चोटी है सैड, तो ये सैडल पीक याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक। भारत में गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन सुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो सुगर केन में आपका उत्तर प्रदेश अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द स्टेट विद हाईएस्ट मेल लिटरेसी गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु या केरल। तो याद रखिएगा ये आपका केरल ही है। फीमेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी सबसे ज्यादा टॉप में कौन चल रहा है? केरल। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल राज्य आपके साक्षरता में सबसे आगे, लिटरेसी में सबसे आगे। तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा नदियां किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा रिवर्स आर द मेन रिवर्स ऑफ विच प्लेट्यू? किस प्लेट्यू की मेन नदियां हैं? मालवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जब आपको सीधे नहीं पता हो तो आप ऑप्शन में जाइएगा। मालवा तो होगा नहीं क्योंकि तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा ये अपने यहाँ है नहीं। कर्नाटक हो सकता है, महाराष्ट्र होगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे कृष्णा भीमा की बात कर रहे हैं, नीचे ओरिजिनेट होती हैं। तो आपका कौन सा बचा? कर्नाटक का पठार। इनमें से कोई होगा नहीं। तो ये हो गया आपका कर्नाटक का पठार जहां पे आपको कृष्णा, भीमा और तुंगभद्रा नदियां मिलेंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? याद रखिएगा यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा है, कभी कभी पॉपुलेशन परसेंटेज भी पूछता है। पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र अभी टॉप चल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जैसे ही आपकी जनगणना आएगी तो सारा डेटा चेंज हो सकता है। रंगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? रंगमा हिल्स आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड, असम, कर्नाटक या तमिलनाडु? याद रखिएगा रंगमा, रंगमा, रंगमा क्या किए हैं? गुलाल लगा दिए हैं, रंग लगा दिए। तो रंग जो है कहाँ से रिलेटेड है? असम से। याद रखिएगा शाम को हम रंग लगाने जाते हैं तो असम से रिलेटेड है आपका रंगमा पहाड़ी। जितने पहाड़ी पर्वत हैं बहुत अच्छे से याद करिएगा, झीलें वगैरह स्पेशली है ना, झीलें, नदियां, क्वेश्चन जरूर आएंगे वहां से। देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज? 25, 31, 35 या 40? तो याद रखिएगा ये है आपका 31% जो आपके क्या है यहाँ पे परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव इन सिटीज। 31% शहरों में रहती है और बाकी जो है आपकी वो गांव में रहती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका था एमपीपीएससी में, याद रखिएगा ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है। ठीक है, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? वेयर शेषनाग लेक इज लोकेटेड? तो हमारी शेषनाग जी कहाँ के थे? केरल, राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में हमारे शेषनाग जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो शेषनाग झील जो है कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है? Which of the following union territories has the minimum rural population as per 2011 census? रूरल पॉपुलेशन हमें बताना है कितनी है, यहाँ पे मिनिमम है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या पौंडीचेरी? याद रखिएगा ये है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे मिनिमम क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ लैगून लेक? झीलों के भी अलग अलग प्रकार हैं, है ना, कुछ आपके कितनी विवर्तनिक वाली हैं, कुछ आपके जैसे लगून लेक हैं, कुछ बनी है ज्वालामुखी की वजह से। तो याद रखिएगा हमें लगून की बात करनी है। वूलर लेक, लोनार लेक, पुलिकट या डडवाना? इसमें से आपकी जो पुलिकट है ये है आपकी लोनार लेक, आपकी लगून लेक। याद रखिएगा, ठीक है। लगून मतलब ये ऐसे आपके बना होता है समुद्र से कटा हुआ छोटा सा क्षेत्र, तो ये होता है आपका छोटी सी जो लेक बन रही होती है, तो यहाँ पे आपके कोस्टल रीजन में ही हमेशा बनेगा। तो पुलिकट झील जो है कौन सी है यहाँ पे? लगून लेक। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज इटंकी नेशनल पार्क लोकेटेड? इटंकी नेशनल पार्क याद रखिएगा मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा? ये आता है कहाँ पे? नागालैंड में। नागालैंड में आपको मिलेगी, नागालैंड में क्या मिलेगी आपको? टंकी मिलेगी, इटंकी नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील या हुसैन सागर? तो आपको एक चीज याद होगा, हुसैन सागर जो है ये आपकी हैदराबाद की झील है, काफी अच्छी। तो हुसैन सागर, इसके अलावा ये तीनों आपको अब राजस्थान की होंगी ही, उदय सागर, फतेह सागर और पिछोला झील। याद रखिएगा राजस्थान में आपको कई सारी झील मिलेंगी।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड? एक ही एक्टिव वोल्केनो है हमारे यहाँ, बैरन जो आपका ज्वालामुखी है वो अंडमान द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप या दादर नगर हवेली, ये आपको अंडमान द्वीप, अंडमान आइलैंड में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक नारकोंडम हो गया जो कि क्या है, प्रसुप्त है, डोरमेंट है। एक हो गया बैरन, बैरन जो आपका वोल्केनो है वो क्या है, एक्टिव है। याद रखिएगा एक ही है जो कि एक्टिव है, अंडमान द्वीप के पास आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? याद रखिएगा नहीं लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन असम? काजीरंगा, मानस, नामेरी या नामदफा? याद रखिएगा ये आपका है नामदफा। नामदफा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, असम का, जो कि नहीं है। उसके अलावा काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ये सब किसके हैं? आपके असम से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा नहीं पे आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? रामगंगा, घाघरा, मानस या कोसी? तो ये है आपकी मानस। ठीक है, मानस जो है आपको अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये मानस नेशनल पार्क है ना, तो याद रखिएगा ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है आपकी मानस। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? बायोस्फीयर रिजर्व है आपका मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? आपको तमिलनाडु वाले इलाके में मिल जाएगी। तो ये है आपका तमिलनाडु। तो ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व आता है किस राज्य के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। किन दो नदियों के मिलने के बाद दिहंग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है? आफ्टर द मीटिंग ऑफ विच ऑफ टू रिवर्स दिहंग रिवर इज नेम ब्रह्मपुत्र? आपको भी पता है हमारे जब चीन वाले इलाके में ब्रह्मपुत्र का और कुछ नाम है, जब इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में और कुछ नाम है। उसके बाद दिहंग और आपकी कौन सी मिलती है? यहाँ पे दिबांग और लोहित, ये दोनों जब मिलती हैं दिबांग और लोहित, उसके बाद नाम आता है क्या? ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नाम कब आता है? जब दिबांग नदी और लोहित नदी आपस में मिलती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश के किस सिस्मिक जोन में आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल इन विच सिस्मिक जोन ऑफ द कंट्री? तो जितने भी हमारे बाउंड्री वाले इलाके हैं, जैसे हम हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट और ये आपका कौन सा हो गया? यूरेशियन प्लेट। उसके अलावा ये वाला जो प्लेट है आपका, यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट और यहाँ पे आपका बर्मा प्लेट, तो ये सब जो है क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी बाउंड्रीज है वो जो भी जोन होगा वो जोन सबसे खतरनाक होगा, तो सबसे ज्यादा नंबर पे आएगा, मतलब जोन 5। तो जोन 5 मतलब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आने की। तो आपका अंडमान एंड निकोबार जो है वो जोन 5 में आता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि आपकी क्या है? प्लेट है अंडमान निकोबार के पास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू? महानदी, स्वर्ण रेखा, पूर्णा या कोयना? याद रखिएगा ये है आपकी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो है ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर वाले इलाके से, और छोटा नागपुर पठार अभी हमने देखा ही, कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, हर चीज वहां पे मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार के पास आपको मिलेगी स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा मिलेगी। ठीक है, सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत में कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज द सुनामी वार्निंग सिस्टम बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ऐसा लगेगा कि सुनामी है तो ओशियन के आसपास होना चाहिए, किसी कोस्टल देश में, कोस्टल राज्य में, लेकिन याद रखिएगा ये आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी अंदर हैदराबाद में। ठीक है, तो ये आपको सुनामी चेतावनी प्रणाली, जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है इंडिया का काफी अच्छा, वो मिलेगा हैदराबाद में। कृष्णा कावेरी नदी के बीच कौन सी नदी का बेसिन है? विच रिवर बेसिन इज बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर? संख, पिन्नार, पंपा या पेरियार? तो याद रखिए ये है आपकी पिन्नार नदी। पिन्नार नदी जो है यहाँ पे आ गई जैसे आपकी कृष्णा, और बीच में यहाँ पे आ गई आपकी कावेरी, तो उन दोनों के बीच में हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी का बेसिन है? वो है पिन्नार नदी। ठीक है, छोटी सी नदी है, याद रखिएगा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है? हाउ मेनी डिग्री चैनल्स आर देयर बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार? आपका जो अंडमान है वो ऐसे बटा हुआ है, फिर ऐसे आपका निकोबार बटा हुआ है, तो
अंडमान में भी सबसे लास्ट में कौन सा है, तो ये है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। और इसमें भी पहला जो आपका निकोबार है, तो उसमें सबसे पहला आइलैंड जो है वो है आपका कार निकोबार, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो आपकी डिग्री है वो जाती है 10 डिग्री चैनल, तो इन दोनों के बीच क्या है 10 डिग्री की लाइन है, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयार रहिएगा। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इंद्रावती और प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियां हैं? इंद्रावती एंड प्राणहिता आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये है आपकी गोदावरी, गोदावरी नदी की है इंद्रावती और प्राणहिता, ठीक है। प्राणहिता तो आप वैसे भी मध्य प्रदेश वाली जब पढ़ते हैं वेनगंगा वगैरह तो आप पढ़ते हैं प्राणहिता संगम वहां पे, ठीक है। हाल ही में भूस्खलन के कारण जोशीमठ डूब रहा है, ये क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? जोशीमठ is sinking due to the recent landslides. The area belong to which state? आपने काफी जोशीमठ के बारे में देखा होगा न्यूज में, कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके उत्तराखंड वाले इलाके से, ठीक है, सिस्मिक जोन 5 में। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ टेक्टोनिक लेक? टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, चिल्का, लोनार, वूलर या लोकटक। याद रखिएगा ये है आपकी वूलर झील, है ना, जम्मू कश्मीर वाली जो वूलर झील है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा चिल्का झील तो ये आपकी लगून झील है, लोनार जो है वो ज्वालामुखी से बनी हुई है ना। फिर मिर्चीग चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ था? वेयर डिड मिर्चीग साइक्लोन ओरिजिनेट? ये आपके 2023 दिसंबर के टाइम पे चक्रवात आया हुआ था। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके बंगाल की खाड़ी का क्या था, चक्रवात था मिर्चीग, और यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में इसने क्या किया था, थोड़ा तबाही मचाई थी, ठीक है। तो ये इस वाले इलाके में टच होके निकला था, आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। मिर्चीग बंगाल की खाड़ी में था, 2023 दिसंबर के टाइम पे आया हुआ था। सिंधु नदी भारत के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? इंडस रिवर पासेस थ्रू विच वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या 2 और 3 दोनों? याद रखिएगा ये लद्दाख वाले इलाके से होकर गुजरती है। और 2018 में शायद क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी नदी है जहां पे हमें कोल्ड डेजर्ट, जो आपका ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट जो है भारत में एक ही जगह पाया जाता है, वो कहाँ पे है? वो है आपके लद्दाख वाले इलाके में, ठीक है। और लद्दाख में नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, तो उसका आंसर सिंधु नदी था। क्योंकि आपको वैसे तो लगेगा अगर नदी है तो फिर वहां पे मरुस्थल तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में एक ही कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है? लद्दाख वाले इलाके में। और लद्दाख वाले इलाके में नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। पर निम्नलिखित में से किस राज्य को फलों की डलिया कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड फ्रूट बास्केट? फलों की डलिया हमारे किस राज्य को कहते हैं? तो याद रखिएगा यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है हमारा फलों की डलिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानसून उत्पत्ति में सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन जनरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया? अब देखिएगा डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टली कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है? पछुआ पवनें जो आपकी ट्रेड विंड्स वगैरह हैं वो, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो आपका ITCZ है वो, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू, उसके अलावा जो आपका हिमालय पर्वत, हिमालयन जो आपके माउंटेन्स हैं वो। तो इसमें सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी जो ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किससे? मानसून की उत्पत्ति से। ये तीनों तो आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, बस ये आपका हिमालय पर्वत जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? मतलब हम यहाँ पे दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं, उससे वेस्टर्न वाले इलाके में ज्यादा होती है, पश्चिमी घाट तट पर ज्यादा वर्षा होती है पूर्वी घाट की अपेक्षा। क्योंकि वाई डज द साउथ वेस्ट मानसून कॉज मोर रेनफॉल ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया देन द ईस्ट कोस्ट? पूर्वी तट की अपेक्षा यह सीधा है, द कोस्ट इज स्ट्रेट देन द ईस्ट कोस्ट, यह सीधा है,
या पूर्वी घाट जो है हवा की दिशा के समानांतर है, ये समानांतर है इसलिए यहाँ वर्षा नहीं होती। या पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। द वेस्टर्न घाट ब्लॉक द विंड विच कॉजेज रेन। या पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ा है, क्योंकि ये चौड़ा है इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। तो आपका आंसर ये सही है कि जो आपका पश्चिमी घाट है, आपको पता है ये ऐसे है, पवनें ऐसी हैं, तो ये इनको रोकता है और वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर 3। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन है। भारत में लौटते हुए मानसून का समय है, इज इट टाइम फॉर मानसून टू रिटर्न टू इंडिया। मध्य मार्च से जून तक हम लौटते हुए मानसून की बात कर रहे हैं। रिटर्निंग जो आपका मानसून होता है वो मध्य दिसंबर से मध्य मार्च, अक्टूबर से मध्य दिसंबर और मध्य जून से सितंबर। तो ये है आपका अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ठीक है, लौटता हुआ कब आता है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, है ना, जहां पे लास्ट में जब आपका ये तमिलनाडु वाला कुछ इलाका जो होता है वहां पे बारिश करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब होता है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का पुराना नाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओल्ड नेम ऑफ लक्षद्वीप? अमिनदीवी, मिनिकॉय, कावारत्ती या लेक सिडिव। याद रखिएगा ये आपके आइलैंड्स भी हैं ना, मिनिकॉय और कावारत्ती, अमिनदीवी आपके आइलैंड्स भी हैं, लेकिन ये कभी लक्षद्वीप के नाम भी हुआ करते थे। कावारत्ती जो है ये कभी आपके लक्षद्वीप का नाम नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका है कावारत्ती, जो कि लक्षद्वीप का नाम, पुराना नाम नहीं था। उसके अलावा ये तीनों जो हैं लक्षद्वीप के पुराने नाम थे। कर्नाटक और केरल की पूर्व मानसून वर्षा कहलाती है। व्हाट इज कॉल्ड प्री मानसून रेन इन कर्नाटक एंड केरल। प्री मानसून रेन कर्नाटक केरल में होती है, तो कब यहाँ पे क्या कहलाती है? काल बैसाखी, आम्र वर्षा या मैंगो शार, लहर या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी मैंगो शार, आम्र वर्षा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मतलब आम के जो फल हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए आम्र वर्षा मैंगो शार कहलाती है। कहाँ पे? याद रखिएगा कर्नाटक और केरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान के केंद्रीय खंड को किस राज्य में कारावली तट कहा जाता है? इन विच स्टेट द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये कोस्टल प्लेन है, उसमें भी हम वेस्टर्न भाग को क्या कहते हैं? ये आपका है करावली कोस्ट। तो करावली कोस्ट हम कौन से राज्य के भाग को कहते हैं? वेस्टर्न कोस्ट में जो आपका पश्चिमी तट है उसमें एक जगह है बीच वाला जिसको हम करावली तट कह रहे हैं, ये किस राज्य का भाग है? याद रखिएगा ये कर्नाटक वाले भाग में आता है। ठीक है, कर्नाटक वाले भाग में जो आपका कोस्ट है वहां पे मिलेगा करावली कोस्ट। ठीक है, याद रखिएगा नाम अलग है इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW का संबंध किस क्षेत्र से है? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन BWHW बिलोंग्स टू विच रीजन। आपके जो मेन रीजन है मध्य आपके इंडिया के, उसमें कोपेन ने कौन कौन से ये दिए हैं आपको, है ना, याद रखने हैं थोड़ा सा। BWHW ये किसके लिए है? तो याद रखिएगा ये किसके लिए होता है? ये होता है हॉट डेजर्ट के लिए, और वो कहाँ है हमारे यहाँ? वो है थार मरुस्थली भाग। तो ये आपका BWHW ये किससे रिलेटेड है? आपके डेजर्ट, हॉट डेजर्ट से रिलेटेड है, मतलब हमारे यहाँ का थार मरुस्थल। ठीक है, निम्नलिखित में से कितने डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। तो लक्षद्वीप और मालदीव कहाँ पे? 7 डिग्री, 8, 9 या 10। तो ये है आपका 8 डिग्री। 8 डिग्री जो है वो किसको अलग करेगा? मालदीव को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री हमने पढ़ा कार निकोबार और लिटिल अंडमान को। निम्नलिखित में से किस भाग में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एवरग्रीन ट्रीज आर नॉट फाउंड। याद रखिएगा एवरग्रीन जो है इसके लिए क्या चाहिए? पानी की मात्रा काफी चाहिए, है ना, पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मणिपुर, इनमें से आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगी जहां पे कंपैरेटिवली पानी कम है, मणिपुर। मणिपुर में आपको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पश्चिमी घाट के बराबर पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शन में भी जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मणिपुर में, जहां आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सदाबहार वन नहीं मिलेंगे। सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान उधर राज्य महाराष्ट्र तापदोबा, कर्नाटक नागरहोल, मिजोरम हेमिस, उत्तराखंड राम गंगा। तो याद रखिएगा ये है आपका मिजोरम हेमिस। हेमिस जो है कहाँ का है? ये आपका लद्दाख का है ना,
लद्दाख का है आपका हेमिस, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस भाग में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए कहाँ पे जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके कोस्ट में, है ना, कोस्टल जो बाउंड्री है भारत की, वहां पाए जाते हैं। अब इसमें से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है ये क्या है, ये तो लैंडलॉक्ड है ना, समुद्री इलाका है नहीं इसके पास, तो यहाँ पे आपके मैंग्रोव जो वन है वो नहीं होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नेशनल हाईवे 44 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सबसे आपकी बड़ी नेशनल हाईवे है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो कहाँ से लेके ये कहाँ कनेक्ट कर रही है ना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक देखिए यहाँ साइड आएगा। ठीक है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये यहीं रह जाएगा, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार ये यहाँ आ जाएगा। तो आपको पता है, पूरे आपको नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आपको मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप देखेंगे कि ये सारे आपके डिलीट हो गए। आंसर बचता है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी लगानी है जहां पे आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता हो। तो भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन इंडिया? काली, जलोढ़, लेटेराइट या लाल या पीली? काली मतलब ब्लैक, जलोढ़ मतलब अलुवियल, और इसके अलावा लेटेराइट सॉइल है ही, और लाल और पीली तो रेड और येलो। तो आपको पता है यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए तो अलुवियल सॉइल जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। इंडिया एमपी के देखा जाए तो आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, काली मृदा। तो भारत में यह है आपकी जलोढ़ मृदा। पश्चिमी घाट में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट? अब देखिए वेस्टर्न घाट में क्या है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है ना, पानी, और पानी की वजह से मिट्टी क्या होती है, मिट्टी थोड़ा चेंज हो जाती है। तो कौन सी मिट्टी बनती है? वहां पे बनती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। तो पानी जहां पे होगा वहां पे लेटेराइट मृदा होगी। याद रखिएगा वेस्टर्न घाट में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज नॉट नेचुरल पोर्ट? तो यहाँ पे बताना है चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। और ये मतलब आप रीजन में नहीं जाएंगे अभी हम डिटेल में, बस इतना जान लीजिए कि आपका जो चेन्नई है और तूतीकोरिन है ये दोनों भारत के प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो ये हो गया 1 और 3। ये 1 और 3 जो है, तूतीकोरिन भी आपका तमिलनाडु में ही है, ये दोनों आपके नेचुरल पोर्ट नहीं है, नेचुरल बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है आपका। उसके अलावा कोच्चि भी है और विशाखापट्टनम भी है। फिर पर्वतीय मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है? माउंटेन सॉइल इज सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स? पर्वतीय मृदा में आपको पता है पर्वत में इनमें से कौन सा जो है वो फसल होती है? बाजरा, काजू, कपास या चाय? तो यहाँ पे होती है चाय। आपको पता है पर्वत वाले इलाके में चाय होती है, तो पर्वतीय मृदा में कौन सी होगी चाय फसल? चाय होगी। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इन डेजर्ट सॉइल? मरुस्थलीय मिट्टी है अगर जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहां कौन सी फसल होगी? तो आपको भी पता है मोटे अनाज वहां पे उगाए जाते हैं, मसाले, तिलहन, बाजरा या तंबाकू। तो ये है आपका बाजरा। वहां पे आप ज्वार, बाजरा यही सारी चीजें उगाएंगे जहां पे आपकी मरुस्थलीय मिट्टी होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एल्कलाइन सॉइल इज फाउंड? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो याद रखिएगा इन तीनों में आपको एल्कलाइन सॉइल मिलेगी। राजस्थान के पश्चिम वाले मतलब आपके उत्तर वाले इलाके में थोड़ा सा, उसके अलावा पश्चिम वाले इलाके में, उसके अलावा हरियाणा के दक्षिण वाले इलाके में, पंजाब के दक्षिण वाले इलाके में। तो इन तीनों में आपको कुछ कुछ इलाके में मिलेगी कौन सी? एल्कलाइन, जो आपकी क्षारीय मृदा है वो मिलेगी। याद रखिएगा। ठीक है। क्षारीय मृदा। भारत में निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन इन इंडिया? रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है ना, माउंटेन के अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसमें रेसिडुअल एक प्रकार होता है। जैसे कि आपका कौन सा हो गया? विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, पारसनाथ और मिश्मी। अब दो तो मैंने बता ही दिया, इन दोनों में से अब कौन सा है ये बताइए। तो इसमें से कौन सा अवशिष्ट नहीं है, रेसिडुअल पर्वत नहीं है? तो ये है आपका मिश्मी। अभोर, मिश्मी, मीरी ये सब आपके हिमालयन माउंटेन के पार्ट है। ठीक है।
याद रखिएगा। तो ये मिश्मी जो है आपका, ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। उसके अलावा अरावली, विंध्याचल, पारासात, ये सब रेसिडुअल पर्वत के उदाहरण हैं। गुलाबी क्रांति किस फसल से संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो ये है आपके झींगा से रिलेटेड, है ना, झींगा से रिलेटेड हो गया आपका पिंक रेवोल्यूशन। फिर बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है? वेयर इज बन्नी ग्रासलैंड लोकेटेड? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो ये मिलेगा आपको गुजरात में, वो भी कच्छ वाले इलाके में। ठीक है, तो काफी आपको यहाँ पे याद रखना है, कच्छ वाले इलाके में एक आपको घास का मैदान मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है उसका? बन्नी घास का मैदान। उड़ीसा के स्थल क्योंझर और सुंदरगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? क्योंझर एंड सुंदरगढ़, द साइट्स ऑफ उड़ीसा इज फेमस फॉर विच मिनरल? पेट्रोलियम, लोहा, जिंक या सोना? तो क्योंझर और सुंदरगढ़ की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपके लोहा के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा में आपको क्योंझर और सुंदरगढ़ में सुंदर क्या मिलेंगे? लोहा मिलेगा, लोहा का ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? काजीरंगा, केवलादेव घाना, जिम कॉर्बेट या सुंदरवन? याद रखिएगा, यूनेस्को साइट में ऐड हो चुके हैं हमारे नेशनल पार्क। तो काजीरंगा शामिल है, केवलादेव घाना शामिल है, सुंदरवन का शामिल है, ये आपका जो जिम कॉर्बेट है ना, राम गंगा जिसका नाम हो गया है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट ये शामिल नहीं है। भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कहाँ प्राप्त होता है? वेयर इज एंथ्रेसाइट टाइप ऑफ कोल ऑब्टेन इन इंडिया? भारत में मैक्सिमम जो जगह है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट बहुत ही कम है। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड या उड़ीसा? ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। मैक्सिमम जगह आपको बिटुमिनस ही मिल रहा है, लेकिन एंथ्रेसाइट मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, फिशिकल्चर मत्स्य उत्पादन, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण, विटीकल्चर मधुमक्खी पालन? तो यहाँ पे जो आपका मधुमक्खी पालन है वो एपीकल्चर कहलाता है ना, एपीकल्चर। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन जो है वो क्या है? एपीकल्चर है। ठीक है, उसके अलावा सेरीकल्चर रेशम है, फिशिकल्चर आपका मत्स्य है, सिल्वीकल्चर आपका वनों का संरक्षण है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। रामसर सागर और रामसर साइट जो है, और उसके अलावा इस राज्य मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, गुजरात में नल सरोवर, मणिपुर में लोकटक लेक और पंजाब में रेणुका। याद रखिएगा, ये जो रेणुका है ये पंजाब वाले इलाके में नहीं है। ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। तो यहाँ पे रामसर साइट में ये मैच नहीं है। उसके अलावा मणिपुर में लोकटक झील है, नल सरोवर गुजरात, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज? नंदा, इंद्रसन, कामरूप या बुग्याल? ये है आपका इंद्रसन। याद रखिएगा, पीर पंजाल जो है उसका सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? इंद्रसन। ठीक है, दिहंग घाटी और सूरमा घाटी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? दिहंग वैली एंड सूरमा वैली आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मपुत्र वाली जगह पे हम बात करें, दिहंग घाटी, सूरमा घाटी, वहां पे आपको क्या मिला था? वहां पे आपको मिला था पेट्रोलियम। आपने शुरुआत में जब वहां पे खुदाई करी थी तो वहां पे आपको पेट्रोलियम मिला था। तो दिहंग घाटी, सूरमा घाटी ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, अराकान यूमा पर्वत श्रेणी भारत किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है? विथ विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर अराकान यूमा माउंटेन रेंज? तो अराकान यूमा जो माउंटेन रेंज है, भारत यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा। तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरे यहाँ पे राज्य, और ये हो गया आपका म्यांमार। तो म्यांमार और भारत के बीच नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मिलेगा आपको अराकान यूमा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अराकान यूमा पर्वत कहाँ पे मिलेगी आपको? ये भारत और म्यांमार के बीच नॉर्थ ईस्ट साइड में, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इस वाले इलाके में। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 3 साइड्स? अब आपको यहाँ पे थोड़ा मैप पता होना चाहिए कि कौन सा तीनों तरफ से कर रहा है। मिजोरम,
उत्तर प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना तो आप देखेंगे सिक्किम जो है वो यहाँ पे 3 साइड से कर रहा है। सिक्किम एक तरफ से आपका आ जाएगा चीन, एक तरफ से आ जाएगा नेपाल और एक तरफ से आ जाएगा भूटान। तो यहाँ पे 3 जो है इंटरनेशनल बाउंड्री वो शेयर करता है आपका सिक्किम। वैसे त्रिपुरा देखें, उत्तर प्रदेश देखें, मिजोरम देखें तो 2 ही 2 कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग कौन सा शहर कहलाता है? विच सिटी इज कॉल्ड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? पिट्सबर्ग किसके लिए? लोहे के लिए फेमस था। तो लोहा मतलब आपका जमशेदपुर। ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी। तो जमशेदपुर हो गया भारत का पिट्सबर्ग। ये आपको याद होना चाहिए कि किस मतलब जो आपका पिट्सबर्ग है वो किसके लिए है ना? ये जो आपके नाम जो हैं वो किसके लिए फेमस है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष भर आर्द्रता के साथ तेज धूप भी रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज ह्यूमिडिटी अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग सनशाइन थ्रू आउट द ईयर? पूरे साल की बात कर रहे हैं, धूप भी रहेगी, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी रहेगी, बारिश भी होती रहेगी बीच बीच में। तो कहाँ पे हो गई है? आपको पता है इक्वेटर के पास ही ये सारी चीजें होती हैं। बहुत कड़ी धूप होगी, दोपहर में क्या होगा, दोपहर से शाम तक आपको बारिश दिखेगी, फिर उसके ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, है ना, फिर अगले दिन धूप निकल आएगी। तो ये आपको कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा केरल में, जो कि सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद देखना है कि कहाँ पे पूरे साल भर सनशाइन भी रहेगा, धूप भी रहेगी अच्छी खासी और ह्यूमिडिटी भी रहेगी और बारिश भी होती रहेगी। जलयान निर्माण उद्योग कोचीन शिपयार्ड कहाँ स्थित है? वेयर इज कोचीन शिपयार्ड फॉर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लोकेटेड? मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तो कोचीन कहाँ है? केरल में है। तो ये हो गया कोचीन शिपयार्ड, केरल। देश का पहला सुपर फॉस्फेट संयंत्र कहाँ स्थित किया गया था? स्थापित है ये, स्थापित, ठीक है, किया गया था। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट सुपर फॉस्फेट प्लांट लोकेटेड? सुपर फॉस्फेट ये आपके किसके लिए? उर्वरक के लिए, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए। वैसे भी इंडिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस पे? आयात पे, इंपोर्ट करता है क्या? आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर वगैरह। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो फॉस्फेट संयंत्र लगाया गया था वो लगाया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ है नहीं इतना ज्यादा उर्वरक प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमने कहाँ लगाया था? तो तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र जो है वो स्थापित किया था। ठीक है, मलबरी रेशम उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? विच प्लेस इज फेमस फॉर मलबरी सिल्क इंडस्ट्री? देखिए, पहली बात तो अगर आपको मलबरी नहीं पता है, सिल्क पे ध्यान दीजिए। सिल्क इंडस्ट्री, रेशम उद्योग की बात कर रहे हैं। रानीखेत, मैसूर, राउरकेला या भिलाई, इन सब में आपको पता है। साउथ की बात करें अगर, तो साउथ में आपको कर्नाटका में, मतलब मैसूर वाले इलाके में मिलेगा आपको रेशम, है ना, सिल्क, वहीं सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मलबरी सिल्क भी आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। ठीक है, फिर भारत में रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? विच स्टेट इज द लीडर इन सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन है। मतलब अगर आपको और आपके घर वालों को किसी को भी सिल्क की साड़ी लेनी हो तो कर्नाटक जाके आप लीजिएगा, है ना, बिल्कुल प्योर मिलेगी। कर्नाटक सबसे ज्यादा क्या है? रेशम उत्पादन, सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, भारत के पहले आर्कटिक अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च सेंटर? याद रखिएगा, आर्कटिक पे भी हमने एस्टेब्लिश किया था, अंटार्कटिक पे भी किया था। आर्कटिक वाले का क्या नाम है? तो ये है आपका हिमाद्री। हिमाद्री जो है, हिमाद्री कहाँ का नाम है? आपके आर्कटिक जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है। कोयली तेल शोधन रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट कोयली ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? याद रखिएगा, हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड है, एक बार जरूर देखिएगा। कोयली ऑयल रिफाइनरी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आपको मिलेगी कोयली ऑयल रिफाइनरी। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बीना जो है ऑयल रिफाइनरी है ना, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। याद रखिएगा, कोयली कहाँ मिलेगी आपको? गुजरात में मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स इंडियाज पॉपुलेशन रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ? मतलब ऐसा भी कुछ 10 साल आपके बीते थे जब हमारे भारत की, जो कि आज की सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 10 सालों में कम हुई थी, निगेटिव वृद्धि हुई थी। 1901 से 1911 के बीच, 11 से 21 के बीच, 21 से 31 या 31 से 41। 1911 से 21 याद रखिएगा, ये जो आपका टाइम था 10 साल, 1911 से 1921, यहाँ पे निगेटिव, नकारात्मक वृद्धि हुई थी। किसमें? हमारे जनसंख्या वृद्धि में। ठीक है, पॉपुलेशन कम हुई थी, ज्यादा नहीं बढ़ी थी, वो भी 10 सालों के मतलब गैप में। सोचिए,
ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं जो मानसरोवर झील से उत्पन्न होती हैं? विच आर द 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सिंधु झेलम सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज, या ब्रह्मपुत्र गंगा सतलज? याद रखिएगा, गंगा तो है नहीं, है ना, तो ये तो हट गया। उसके अलावा झेलम भी नहीं है, तो बचा आपका सिंधु, ब्रह्मपुत्र और झेलम। ये आपकी 3 मुख्य नदियां हैं मध्य आपके कहाँ की, भारत की, जो कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर लेक से निकलती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु माना जाता है, विच इज कंसीडर्ड टू बी द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलता है? तो ये मिलता है आपको नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो नीलगिरी जो आपका माउंटेन रेंज है, वहां पे ये दोनों आके मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट और आपके ईस्टर्न घाट, इनका मिलन बिंदु माना जाता है। और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट हो गया आपका डोडा बेट्टा। मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती। स्टैंडर्ड लाइन जो है डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? याद रखिएगा, एक तो स्टैंडर्ड लाइन हो गई, एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, किस राज्य से होकर गुजर रही है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। कौन सा राज्य है? यह है बिहार। बिहार से होकर बिल्कुल नहीं गुजरेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, आपके बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? एट प्रेजेंट विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कोल इन इंडिया? अभी के टाइम पे बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कोल उत्पादन कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो याद रखिएगा, अभी उड़ीसा जो है वो आपका, सॉरी, छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप में, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ होता तो हम पूरा मतलब मध्य प्रदेश बोल रहे होते हैं कि कोयले में फर्स्ट स्थान है। अब छत्तीसगढ़ क्योंकि अलग हो गया है, तो छत्तीसगढ़ जो है कोयले में क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, टॉप पे है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अच्छे से सॉल्व जरूर करिएगा और ये देखिएगा कि कौन सा सेक्शन आपका थोड़ा कमजोर है, उद्योग वाला है कि पर्वत पठार वाला है, जिससे आप उस चीज का अच्छे से रिवीजन कर पाए। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट, कॉल, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।